हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। ये एक लाइव वीडियो सेशन है जो कि जेआईबी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के ऊपर है। क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 5 है। ये पहला सवाल है, जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP यानी प्रधानमंत्री का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसे ऑप्शन दिया हुआ आपको। ए ऑप्शन है हैज बीन डिजाइन टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। B option relates to the setting up of new employment ventures for industries, services and businesses. C option है covers whole of the India including J&K. D option है has replaced PMRY and KVIC REGP scheme. E option all the above. सही ऑप्शन हो जाएगा E all the above. दूसरा सवाल है, to be eligible for loan under PMEGP minimum qualification required is class pass in case project cost is above ₹10 lakh in the manufacturing sector and above ₹5 lakh in the business or services sector. बोलता है कि आपको जो लोन मिलेगा PMEGP स्कीम के तहत तो क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो भी आप मतलब कैसा मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन सा क्लास पास किए हुए होना चाहिए, जहाँ पे जो केस होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट जो कि 10 लाख रुपए से ऊपर होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, 5 लाख रुपए से ऊपर होगा बिजनेस या सर्विस सेक्टर का। ए ऑप्शन है 8th क्लास, बी ऑप्शन है 9th क्लास, सी ऑप्शन है 5th क्लास, डी ऑप्शन है 7th क्लास, सी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 8th क्लास। फिर है तीसरा क्वेश्चन, टू बी एलिजिबल अंडर PMEGP द एप्लीकेंट एज शुड बी। बोलता है जो कि PMEGP स्कीम के अंदर एलिजिबल होना है तो एप्लीकेंट का एज जो होगा वो क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है नॉट मोर देन 40 ईयर्स, बी ऑप्शन है नॉट लेस देन 18 ईयर्स, सी ऑप्शन है आपका बिटवीन 25 to 40 ईयर्स, डी ऑप्शन है अबव 18 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा डी अबव 18 ईयर्स। फिर अंडर PMEGP डेस परसेंटेज ऑफ द मार्जिन मनी सब्सिडी शुड गो टू द प्रोजेक्ट इन रूरल एरियाज। जो PMEGP स्कीम के तहत में कितना % का जो मार्जिन मनी है वो सब्सिडी में जाना चाहिए जो प्रोजेक्ट्स होगा रूरल एरियाज का। ए ऑप्शन 25%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन 30%, डी ऑप्शन है 60%, ई ऑप्शन है 50%। सही ऑप्शन हो जाएगा ई यानी 50%। फिर है टू बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंस अंडर PMEGP फैमिली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट शुड नॉट एक्सीड। जो आप एलिजिबल होना चाहते हैं जो PMEGP स्कीम के तहत जो आपको मदद पहुंचे उसके लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है तो फैमिली इनकम का कितना होना चाहिए, फैमिली इनकम कितने रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन है ₹24,000, बी ऑप्शन है ₹30,000, सी ऑप्शन ₹40,000, डी ऑप्शन ₹60,000, ई ऑप्शन नो लिमिट। सही ऑप्शन हो जाएगा ई नो लिमिट। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर PMEGP द रीपेमेंट पीरियड कैन बी आफ्टर मॉरेटोरियम पीरियड एज पर बैंक डिस्क्रिप्शन। बोलता है कि जो PMEGP स्कीम के तहत बैंक डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि जो रीपेमेंट पीरियड है वो रीपेमेंट पीरियड है वो मॉरेटोरियम पीरियड के बाद रखा जाए, वो कितना समय होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका 3 to 5 ईयर्स, बी ऑप्शन है 3 to 7 ईयर्स, सी ऑप्शन है 5 to 7 ईयर्स, डी ऑप्शन है 5 to 9 ईयर्स, ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 3 to 7 ईयर्स। फिर है 7th क्वेश्चन है रेट ऑफ सब्सिडी अवेलेबल अंडर PMEGP। जो सब्सिडी का रेट होता है अवेलेबल होता है PMEGP में क्या है। ए कैटेगरी, ए ऑप्शन है जनरल कैटेगरी बोरोवर्स के लिए 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इन अर्बन एरियाज एंड 25% इन रूरल एरियाज। बी ऑप्शन है स्पेशल कैटेगरी बोरोवर्स के 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट है अर्बन एरियाज में, 25% का रूरल एरियाज में। सी ऑप्शन हो जाएगा 15% इन रूरल एरियाज एंड 25% इन अर्बन एरियाज फॉर जनरल कैटेगरी बोरोवर्स। डी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी अबव, ई ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। जो सही ऑप्शन आ जाएगा हो जाएगा डी बोथ ए एंड बी। फिर अंडर PMEGP द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एज मार्जिन मनी। मतलब PMEGP स्कीम का जो बोरोवर होता है उसको जरूरी होता है कि कंट्रीब्यूट करेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट में एज मार्जिन मनी। इसका मतलब अपने साइड से भी जो बोरोवर होगा उसको पैसा लगाना पड़ेगा। मार्जिन मनी क्या बताएगा, अपने साइड से पैसा जो होगा वो भी बोरोवर को लगाना पड़ेगा, बाकी बचे पैसे बैंक लोन के रूप में देती है। ये ऑप्शन होगी 5% फॉर स्पेशल कैटेगरी एंड 10% फॉर जनरल कैटेगरी। बी ऑप्शन है 10% फॉर स्पेशल कैटेगरी, 5% फॉर जनरल कैटेगरी, सी ऑप्शन है 5% फॉर स्पेशल कैटेगरी एज वेल एज जनरल कैटेगरी, डी ऑप्शन 10% फॉर स्पेशल कैटेगरी एज वेल एज जनरल कैटेगरी, ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 5% फॉर स्पेशल कैटेगरी एंड 10% फॉर जनरल कैटेगरी। तो 9th क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट इन द केस ऑफ सिंगल बोरोवर फॉर बिजनेस एंड सर्विस कैटेगरी अंडर PMEGP इज। बोलते हैं मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होता है जो कि सिंगल बोरोवर के केस में है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर वो केस सिंगल बोरोवर का होगा बिजनेस के लिए सर्विस कैटेगरी के लिए PMEGP स्कीम के तहत क्या होगा। तो ए ऑप्शन है ₹10 लाख, बी ऑप्शन है ₹25 लाख, सी ऑप्शन है ₹5 लाख, डी ऑप्शन है ₹2 लाख, ई ऑप्शन है 9 रुपीज। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ₹10 लाख।
फिर है अंडर पीएमजीपी स्कीम रूरल एरिया मीन्स प्लेस नोटिफाइड एज रूरल एरिया इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड विथ। बोलता है कि जब पीएमजीपी स्कीम होता है तो रूरल एरिया का मतलब ये हो जाता है जो ऐसा प्लेस जो कि नोटिफाई किया रूरल एरिया के द्वारा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जहाँ पे पॉपुलेशन कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है अप टू ₹10, अच्छा अप टू 10,000, बी ऑप्शन है लेस देन 10,000, सी है अप टू 50,000, डी है अप टू 20,000, ई है नॉन ऑफ दिस। सही ऑप्शन हो जाएगा डी अप टू 20,000। ठीक है, फिर है आरबीआई ने इम्प्लीमेंट किया, आरबीआई इम्प्लीमेंटेड बेसल 3 रिकमेंडेशन इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। आरबीआई कब से इम्प्लीमेंट करी बेसल 3 रिकमेंडेशन भारत में, जो कि विद इफेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2013, 31 ऑफ मार्च 2013, 1 अप्रैल 2013, 31 सितंबर 2013। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 31 अप्रैल 2013। फिर बेसल 3 रिकमेंडेशन सेल बी कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया बाई। बेसल 3 का जो रिकमेंडेशन है पूरी तरीके से भारत में कब तक इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये ऑप्शन है 31/3/2018, 2020, 31/3/2019, 31/3/2018, 31/3/2017। सही ऑप्शन हो जाएगा 31/3/2019। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन वेयर रिलीज्ड बाय बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS during as a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems। बोलते हैं जो बेसल 3 का जो कमेटी का जो रेगुलेशंस है वो रिलीज किया गया बेसल कमेटी के द्वारा बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS के द्वारा, जब पूरे दुनिया में ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है जो कि ज़्यादा रेजिस्टेंट है बैंक के लिए और ज़्यादा बढ़िया है बैंकिंग सिस्टम के लिए। कब बनाया गया है वो पूछना है आपसे। ए ऑप्शन दिसंबर 2010, बी ऑप्शन है मार्च 2011, सी ऑप्शन है दिसंबर 2011, डी ऑप्शन है दिसंबर 2012। सही ऑप्शन हो जाएगा ए दिसंबर 2010। फिर बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशंस आर बेस्ड ऑन 3 म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स। दीज पिलर्स आर बोलता है कि जो बेसल 3 का कैपिटल रेगुलेशन है वो बेस्ड है 3 पिलर के, 3 म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर के ऊपर। सारी पिलर्स जो होती हैं उसमें पिलर नंबर 1 है मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड्स, बी पहला हो गया पॉइंट नंबर 1 है मिनिमम, पॉइंट नंबर 1 है पिलर नंबर 1 मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, दूसरा है सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडुकेशन, तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारी पॉइंट्स करेक्ट हो जाएगी। ए ऑप्शन के ऑल द पॉइंट्स आर करेक्ट, बी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, सी है ओनली 1 एंड 3 आर करेक्ट, डी है ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। फिर बोलता है बेसल 2 द ऑप्शन अवेलेबल टू कंप्यूट कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क आर। जो बेसल 2 होता है जो ऑप्शन अवेलेबल होता है कंप्यूट करने के लिए क्रेडिट रिस्क को, तो क्या होगा। ये ऑप्शन स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच से करता है वो, बी ऑप्शन रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच से करता है, सी ऑप्शन है एडवांस मेजरमेंट अप्रोच से करता है, डी स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच से करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी एडवांस मेजरमेंट अप्रोच से करता है वो। फिर 6th क्वेश्चन है अंडर बेसल 3 द ऑप्शंस अवेलेबल टू कंप्यूट स्टैंडर्डाइज्ड टू कंप्यूट कैपिटल फॉर ऑपरेशन रिस्क आर। बेसल 3 में ऑपरेशन रिस्क निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं। ये ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, बी ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, सी ऑप्शन है एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, डी ऑप्शन है रिस्क बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, सी ऑप्शन हो जाएगा बी रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन है अंडर बेसल 3 ऑप्शंस अवेलेबल टू कंप्यूट कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क आर। बेसल 3 में जो ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसके हेल्प से कंप्यूट करते हैं कैपिटल रिस्क को, वो क्या हो जाएगा मार्केट रिस्क को, वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, बी ऑप्शन हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, सी ऑप्शन हो जाएगा एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, डी ऑप्शन हो जाएगा बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। सही ऑप्शन हो जाएगा सी एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। फिर है सर्टेन स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन फॉर बेसल 2 कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क विल कंटिन्यू टू अप्लाई along with बेसल 3 पैरेलल रन टिल। मतलब सर्टेन स्पेसिफिक जो प्रिस्क्रिप्शन बताया हुआ है बेसल 2 कैपिटल का फ्रेमवर्क का, बेसल 2 कैपिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क का, वो कंटिन्यू करेगा अप्लाई करने के लिए बेसल 3 के साथ साथ। कब तक। ए ऑप्शन है 31/3/2019, बी ऑप्शन 31/3/2018, सी ऑप्शन 31/3/2017, डी है 31/3/2016। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 31/3/2017। फिर जो बैंक है, बैंक इन इंडिया जो है इस टू कंप्लाई विद कैपिटल एडुकेसी रेशियो रिक्वायरमेंट्स। पहला पॉइंट इसमें कंसोलिडेटेड ग्रुप लेवल आफ्टर कंसोलिडेटिंग द एसेट्स लायबिलिटीज ऑफ इट्स सब्सिडियरीज और जॉइंट वेंचर्स। सेकंड पॉइंट है सोलो लेवल। थर्ड पॉइंट है ओवरसीज ऑपरेशन ऑफ द बैंक अंडर 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ हो जाएगा 1 and 2 ओनली करेक्ट।
पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है 1 एंड 3 ओनली करेक्ट, सी ऑप्शन है 2 एंड 3 ओनली करेक्ट, डी ऑप्शन है 1 एंड 1 2 3 ऑल करेक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 3 ऑल करेक्ट। फिर 10वां सवाल है, इन इंडिया द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए मिनिमम पिलर 1 कैपिटल टू कैपिटल रिस्क सॉरी in India the banks are required to maintain a minimum pillar 1 capital to risk weighted assets ratio or minimum total capital to risk weighted assets ratio of as on। बोलते हैं जो भारत में जो बैंक्स होती हैं उनको जरूरी होता है कि मेंटेन करेगा पिलर 1 मिनिमम कैपिटल जो कि रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो का होगा, या फिर मिनिमम टोटल कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो का जो कि एज ऑन होगा। ए ऑप्शन है 8% 31 मार्च ईच ईयर, फिर बी ऑप्शन है 9% 31 मार्च ईच ईयर, सी ऑप्शन है 8% ऑन गोइंग बेसिस, डी ऑप्शन होगा 9% ऑन गोइंग बेसिस। सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर आइए उसके बाद सवाल है, इफ देयर आर डिक्लाइनिंग सेल्स लीडिंग टू डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग एंड इम्प्रूविंग देम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल बी अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिक्लाइन हो रहा है सेल्स, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी कम होते जा रहा है और कोई प्रॉफिट और कोई संभावना नहीं है कि आप इंक्रीज कर सके चाहे इंप्रूव कर सके उसको, तो यहाँ पे जो कौन सी स्ट्रेटेजी लेती है ऑर्गेनाइजेशन। ए ऑप्शन है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, बी ऑप्शन हो जाएगा प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड सम प्रोडक्ट एलिमिनेशन, सी हो जाएगा सम प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड मोर ऑफ प्रोडक्ट एलिमिनेशन, डी हो जाएगा प्रोडक्ट एलिमिनेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा डी प्रोडक्ट एलिमिनेशन। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, इनमें से कौन सा चीज सही होता है ब्रांडिंग के कंटेक्स्ट में। ए ऑप्शन हो जाएगा a brand can be a sign or symbol but not a name, B option हो जाएगा the value of brand is its power to capture consumer preference and loyalty, C option हो जाएगा brands help in providing legal protection due to unique features, D option है strong brands enjoy higher level of consumer awareness and loyalty। सही ऑप्शन हो जाएगा A brand can be a sign or symbol but not a name। तीसरा हो जाएगा a manufacturer of a consumer product keeps the price of a new product at a substantially high and over time period to reduce it when the demand reduces, such pricing is called। मतलब जो मैन्युफैक्चर होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट का, वो क्या करता है, प्राइस जो होता है नए प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा रखता है शुरू में, धीरे धीरे प्राइस कम करने लगता है जब उसकी डिमांड घटने लगती है, और इस तरह के प्राइसिंग को हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा जियोग्राफिकल प्राइसिंग, बी ऑप्शन हो जाएगा प्रमोशनल प्राइसिंग, सी ऑप्शन हो जाएगा मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग, डी ऑप्शन हो जाएगा साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा सी मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है प्रमोशन मिक्स का कंपोनेंट है। ए ऑप्शन हो जाएगा एडवर्टाइजिंग, बी ऑप्शन है सॉरी ए पॉइंट एडवर्टाइजिंग, बी पॉइंट आपका पर्सनल सेलिंग, सी पॉइंट है पब्लिक रिलेशंस, डी पॉइंट है पर्सनल सेल्स प्रमोशन। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, ए ऑप्शन ए टू डी ऑल, बी ऑप्शन है आपको बी एंड सी ओनली, सी ऑप्शन है आपको ए बी एंड डी ओनली, उसके बाद है डी ऑप्शन है ए सी एंड डी ओनली। सही ऑप्शन हो जाएगा ए टू डी ऑल। फिर है द सिस्टम ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इज दैट पर्टेन्स टू मार्केटिंग, तो सिस्टम होता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को पर्टेन करता है मार्केटिंग के संबंध में। ए ऑप्शन हो जाएगा द स्ट्रक्चर ऑफ पीपल इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स फॉर जनरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बी ऑप्शन हो जाएगा द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सी ऑप्शन हो जाएगा द कंप्यूटर हार्डवेयर विच इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग डेटाबेसेस, डी ऑप्शन हो जाएगा द सेट ऑफ इनपुट्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स फॉर जनरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर है सिक्स क्वेश्चन देखिएगा, सिक्स क्वेश्चन क्या है, which of the following cannot be included in the value added service that are offered under wholesale banking by banks। ठीक है, इसमें से कौन सा जो चीज है वो इंक्लूड नहीं किया सकता है वैल्यू एडेड सर्विसेज में, जो कि आपको होलसेल बैंकिंग के द्वारा बैंक से मिलता है। ए ऑप्शन है डेरिवेटिव डेस्क, बी ऑप्शन हो जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट, सी ऑप्शन हो जाएगा एम्प्लॉय ट्रस्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा चैनल फाइनेंसिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बोलता है कि जो अंडर सेक्शन 22 है आरबीआई एक्ट का, तो आरबीआई के हिसाब से वो कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा चीज सही नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा हैज अथॉरिटी टू इशू एंड मैनेज करेंसी ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन हो जाएगा इश्यूज बैंक नोट्स एंड करेंसी नोट, सी ऑप्शन हो जाएगा कैन इशू बैंक नोट्स हैविंग डिनोमिनेशन ₹2 to ₹10,000,
बी ऑप्शन हो जाएगा द बैंक नोट्स आर लीगल टेंडर्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया। सही ऑप्शन हो जाएगा बी इश्यूज नोट्स एंड करेंसी नोट्स। ठीक है, यहाँ पे दो तरह का नोट बता रहा है, बैंक नोट भी और करेंसी नोट भी। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर 8वां क्वेश्चन है गवर्नमेंट रेगुलेट्स द बैंकिंग सिस्टम बाय अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग बाय आरबीआई। बोलता है गवर्नमेंट जो होता है रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम को, जो कि अफेक्ट करता है डिसीजन मेकिंग आरबीआई का। सिंस क्यों करता है, चूंकि ये पॉइंट दिया कि गवर्नमेंट होल्ड करता है इंटायर शेयर जो होता है कैपिटल ऑफ आरबीआई का। फिर गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू आरबीआई अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ आरबीआई एक्ट। फिर गवर्नमेंट हैज एब्सोल्यूट पावर्स ओवर द बैंकिंग सिस्टम। ए ऑप्शन है ए टू सी ऑल करेक्ट, बी ऑप्शन है ए एंड बी ओनली आर करेक्ट, सी हो जाएगा बी एंड सी ओनली आर करेक्ट, डी हो जाएगा ए एंड ई ओनली आर करेक्ट। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ए एंड बी ओनली आर करेक्ट। फिर है एनी टाइम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन ए बैंकिंग कंपनी which exceeds percentage of paid up capital of the bank requires acknowledgement by before registration of in the book of company। बोलते हैं जो कोई भी शेयर्स का ट्रांसफर करते हैं किसी बैंकिंग कंपनी में, अगर वो एक्सीड कर जाता है कितना प्रतिशत ऑफ पेड अप कैपिटल का जो बैंक का, उस केस में जरूरी है कि एक्नॉलेजमेंट किया जाए रजिस्ट्रेशन करने से पहले कंपनी बुक ऑफ कंपनी में। ए ऑप्शन हो जाएगा 5% से भी, बी ऑप्शन हो जाएगा 5% आरबीआई, सी हो जाएगा 10% आरबीआई, डी ऑप्शन हो जाएगा 10% कंपनी लॉ बोर्ड। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 5% आरबीआई। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक कैन नॉट रुपीज करोड़। कितना है, बोलते ऑथराइज्ड कैपिटल जो है बैंक का वो कितना रुपए करोड़ नहीं हो सकता है। ए ऑप्शन है 100 करोड़, बी ऑप्शन है 500 करोड़, सी ऑप्शन है 1000 करोड़, डी ऑप्शन है 3000 करोड़। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 3000 करोड़। फिर है कस्टमर इज डिफाइंड एज पर प्रोविजंस ऑफ। कस्टमर को डिफाइन करते हैं कौन सी प्रोविजन से। ए ऑप्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बी ऑप्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सी ऑप्शन है जनरल क्लाउजेज एक्ट, डी ऑप्शन है केवाईसी गाइडलाइंस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, केवाईसी गाइडलाइंस के हिसाब से डिफाइन करते हैं। फिर है बैंक विच इज ऑथोराइज्ड बाय इशूइंग कंपनी टू इशू डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स अगेंस्ट इश्यू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी इज कॉल्ड। बोलता है जो बैंक होता है जो कि ऑथराइज कैपिटल जो कि ऑथराइज होता है इशू करने के लिए कंपनी को, कि वो इशू करेगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स अगेंस्ट जो भी इशू हो रहा है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या फिर ऑर्डिनरी शेयर्स जहाँ पे इशूइंग कंपनी का होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, बी ऑप्शन इनलैंड डिपॉजिटरी बैंक, सी ऑप्शन है कस्टोडियन बैंक, डी ऑप्शन है ऑथराइज्ड बैंक। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। क्वेश्चन नंबर 14 है बैंक्स ऑब्लिगेशन टू पे द चेक ड्रॉन बाय द कस्टमर अंडर सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। बोलते जो बैंक का ऑब्लिगेशन अंदर पे करता है चेक जो ड्रॉ किया जाता है कस्टमर को अंडर सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट का, वो एग्जिस्ट करता है कौन से सर्कमस्टेंस में। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है व्हेन द अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स डिफर्स, बी ऑप्शन है व्हेन देयर इज नोटिस ऑफ डेथ ऑफ द कस्टमर, व्हेन एन अटैचमेंट ऑर्डर हैज बीन received, डी ऑप्शन है when the signatures of the drawer are genuine but differ। सही ऑप्शन हो जाएगा when the amount in words and figures differs। फिर bankers obligations to maintain secrecy of customers account is। बोलते हैं जो बैंक का which of the following is not correct। बैंक का जो ऑब्लिगेशन है कि मेंटेन करता है सिक्रेसी कस्टमर अकाउंट का, इसमें से कौन सा चीज सही नहीं है। ये ऑप्शन होगा इस पर प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970। फिर है बी ऑप्शन है एज पर एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, सी ऑप्शन है इट कंटिन्यूज ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द अकाउंट एंड ऑल्सो आफ्टर क्लोजर। ठीक है, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा क्या डी, नन ऑफ द अबव। फिर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड बाय। बोलते जो इश्यू को जो भी सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है प्राइमरी मार्केट में, वो सब्जेक्ट होता है कि फुलफिलमेंट होना चाहिए नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट जो कि बताया जाता है किसके द्वारा। ए ऑप्शन है सेबी, बी ऑप्शन है IRDA, सी ऑप्शन है RBI, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा ए सेबी। फिर 17th क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ द टर्म बैंकिंग एज पर सेक्शन 5B ऑफ द बीच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते हैं जो टर्म डिफाइन किया गया बैंकिंग एज पर सेक्शन 5B है किस कौन सी चीज के लिए।
ए ऑप्शन है आपका बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट, बी ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सी ऑप्शन है आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन है एनआई एक्ट, सी ऑप्शन है डी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। फिर 18वां क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द जनरल लीन इज अवेलेबल टू। बोलता है अंडर सेक्शन 171 के तहत जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जनरल लीन जो है अवेलेबल होता है। ए पॉइंट है बैंकर, बी पॉइंट है वास्ट फिंगर्स, ठीक है। सी ऑप्शन है फैक्टर, सी पॉइंट है फैक्टर, डी पॉइंट आपका अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट प्रोवाइडेड देयर इज नो अरेंजमेंट टू द कॉन्ट्ररी। ए ऑप्शन है ए बी एंड डी ओनली, बी ऑप्शन है बी सी एंड डी ओनली, सी ऑप्शन है ए बी एंड सी ओनली, डी ऑप्शन है ए टू डी ऑल, सी ऑप्शन हो जाएगा डी ए टू डी ऑल। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए ब्रोकर इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग ब्रोकर के संबंध में सही नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा ही इज ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फिर ही इज रजिस्टर्ड विद सेबी, सी हो जाएगा ए सब ब्रोकर इज एफिलिएटेड टू ए मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड रजिस्टर्ड विद सेबी, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो इसमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ब्रोकर के संबंध में, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कोई भी ऑप्शन सही, मतलब इसमें सारे ऑप्शन एक्चुअली सही है, इसलिए सारे ऑप्शन जो बताया गया है ब्रोकर के बारे में सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा। फिर फर्स्ट आइटम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इज डिस्चार्ज और रिड्यूस्ड बाय द फर्स्ट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है जो पहला आइटम होता है डेबिट साइड का, उसको आप डिस्चार्ज है उसको कम करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जो पहला आइटम आपका क्रेडिट आइटम में आएगा, ठीक है, और इसी सीक्वेंस में चलता जाएगा, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। जो पहले आया डेबिट उसको पहले भरा जाएगा पैसा क्रेडिट के जरिए, उसके बाद दूसरा डेबिट को भरा जाएगा, तीसरा डेबिट को, इस तरह से चलते जाएगा। ये कौन सा रूल है। ए ऑप्शन है रूल ऑफ एप्लीकेशन, बी ऑप्शन है रूल ऑफ क्लैटन केस, सी ऑप्शन है रूल ऑफ सेट ऑफ, डी ऑप्शन है बैंकर जनरल लीन। सही ऑप्शन आ जाएगा बी रूल इन क्लैटन केस। फिर चेक इज डेटेड जनवरी 12, 2007 and presented for payment by the check on and presented for payment by the payee on July 13, 2007. The paying bank returns the check stating that it has a tail. Which among the following is not in this connection? बोलते हैं चेक है जिसका डेट है जनवरी 12, 2007 का, तो जो प्रेजेंट किया गया है पेमेंट के लिए पेई के द्वारा 13 जुलाई 2007 को। बोलता है कि पेइंग बैंक जो है रिटर्न कर देगा चेक, क्योंकि वो चेक स्टेल हो चुका है, तो इस केस में स्टेल का मतलब है वो बेकार हो चुका है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग, इस केस में कौन सा चीज सही नहीं होगा इस कनेक्शन में। ए ऑप्शन है द टर्म स्टेल इज डिफाइंड इन एनआई एक्ट सेक्शन 138, बी ऑप्शन है द चेक बिकम्स स्टेल आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, सी ऑप्शन है द टर्म स्टेल इज यूज्ड एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, डी ऑप्शन है द स्टेल चेक कैन बी रिवैलिडेटेड विद वैलिडिटी अप टू 6 months विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2012. The validity period of checks has been restricted to 3 months in India by RBI under section 35A of BR Act. तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जो टर्म है स्टेल को डिफाइन किया एनआई एक्ट 2000, एनआई एक्ट सेक्शन 138 में, ठीक है ना। फिर ए पोस्ट डेबिट चेक इज रिटर्न्ड बाय द बैंक विदाउट पेमेंट बिकॉज द बैंक इज एक्सपोज टू द फॉलोइंग रिस्क। बोलता है जो पोस्ट डेबिट चेक होता है रिटर्न कर दिया बैंक ने बिना पेमेंट किए, क्योंकि बैंक यहाँ पे एक्सपोज थी फॉलोइंग रिस्क से। कौन सा ए ऑप्शन है कस्टमर डाइज बिफोर डेट ऑफ द चेक, बी ऑप्शन है इफ द गार्नेजी ऑर्डर इज रिसीव्ड बिफोर द डेट ऑफ द चेक, सी ऑप्शन है सी पॉइंट है सॉरी इफ द पेमेंट इज स्टॉप्ड बाय द ड्रॉअर बिफोर डेट ऑफ द चेक, डी ऑफ पॉइंट है इफ अनदर चेक इज रिटर्न फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स एंड आफ्टर डेट ऑफ पोस्ट डेटेड चेक्स। क्या पॉइंट है, ए पॉइंट हो गया, ए ऑप्शन हो गया, ए बी एंड सी आर करेक्ट, बी ऑप्शन हो गया, ए टू डी ऑल आर करेक्ट, सी हो गया, ए सी एंड डी ओनली आर करेक्ट, डी हो जाएगा डी ई एंड डी आर करेक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा ए बी एंड सी आर करेक्ट। फिर है इन ए गिल्ट फंड द म्यूचुअल फंड्स मेक इन्वेस्टमेंट इन। बोलता है जो गिल्ट फंड होता है, जो म्यूचुअल फंड होता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है। ए ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बी ऑप्शन है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट डेब्ट में, डी ऑप्शन है गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट डेब्ट में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए गवर्नमेंट से। सॉल्व देखिए, बोलता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो है
जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है वो रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा कौन सा एक्ट के जरिए? तो पहला ऑप्शन है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तीसरा है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, चौथा है आपका ऑल द अबव। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो क्या है आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बोलते हैं देयर इज ए डिसऑनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अकाउंट ऑफ ए कस्टमर द पनिशमेंट एज पर प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 इज। बोलता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का इंस्ट्रक्शन है अगर वो डिसऑनर हो जाता है अकाउंट से कस्टमर का, तो यहाँ पे पनिशेबल, यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलता है जो प्रोविजन डाला हुआ है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के द्वारा। तो क्या है, पहला इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year एंड फाइन इक्वल टू अमाउंट मेंशन्ड इन द पेमेंट इंस्ट्रक्शन, दूसरा है इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन इक्वल टू अमाउंट मेंशन्ड इन द पेमेंट इंस्ट्रक्शन, तीसरा है इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year एंड फाइन इक्वल टू डबल द अमाउंट मेंशन्ड इन द पेमेंट इंस्ट्रक्शन, चौथा है इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन इक्वल टू डबल द अमाउंट मेंशन्ड इन द पेमेंट इंस्ट्रक्शन। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन इक्वल टू डबल द अमाउंट मेंशन्ड इन देम पेमेंट इंस्ट्रक्शन। तीसरा सवाल देखिए, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर ए बैंक टू बी फुलफिल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर ए बैंक टू बी फुलफिल्ड, टू बी ए मेंबर ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम आरटीजीएस नेफ्ट ऑफ आरबीआई। पहला ऑप्शन उसमें पहला पॉइंट मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% है, दूसरा नेट एनपीए बिलो 5% है, तीसरा है मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹25 करोड़ है, चौथा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। पहला ऑप्शन है इसमें बताने चारों पॉइंट में कौन से पॉइंट सही हैं। तो पहला ऑप्शन है 1 to 4 ऑल पॉइंट सही हैं, दूसरा है 1 to 3 1 से 3 पॉइंट केवल सही है, तीसरा है आपका 1 and 3 ओनली, दूसरा है चौथा है 2 and 3 ओनली। तो सही ऑप्शन है इस केस में वो क्या हो जाएगा आपका 1 to 3 ओनली। चौथा सवाल देखिए, आउटवर्ड ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी आर नॉट करेक्टली स्टेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। बोलते हैं जो आउटवर्ड ट्रांजेक्शन चार्ज करते हैं आप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का वो करेक्टली नहीं बताया हुआ है। ये जो अभी आपको ऑप्शन दिखेगा उसमें करेक्टली नहीं बताया। इन 4 ऑप्शन में कौन सा 4 ऑप्शन आपको बताना है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। पहला है कि अप टू 10,000 रुपीज को ₹2.5 लगेगा, 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक को ₹5 लगेगा, 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक को ₹10 लगेगा और 5 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट को ₹25 लगेगा। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो क्या है, सी ऑप्शन है, यानी ये 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का जो ₹10 बता रहा है ये सही ऑप्शन नहीं है, गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। फिर अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी द कस्टमर्स कैन कंप्लेन टू ombudsman इफ कंप्लेंट इज नॉट रिजॉल्व विद इन डेज। बोलता है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में अगर कोई भी ग्राहक है कोई भी कस्टमर है वो कंप्लेन कर सकता है बैंकिंग ombudsman में अगर बैंक उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करके देता है कितने दिन में। पहला ऑप्शन है 15 दिन, दूसरा ऑप्शन है 30 दिन, तीसरा ऑप्शन है 45 दिन, चौथा ऑप्शन है 60 दिन। तो सही ऑप्शन इस केस में वो क्या है 30 दिन। फिर अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बैंक टू अफोर्ड क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट्स इमीडिएटली अपॉन कंप्लीशन ऑफ बैच और इज रिटर्न द ट्रांजेक्शन विद इन आवर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ बैच सेटलमेंट इफ क्रेडिट्स आर अनेबल टू बी अफोर्डेड। बोलते हैं जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है एनईएफटी में होता है जो उसमें बैंकर्स जो है उसमें जो बैंक है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एक बैंक से दूसरे बैंक को क्रेडिट करता है पैसा, और ये पूछ रहा है अगर तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला इमीडिएटली, दूसरा हाफ एन आवर, तीसरा है 1 आवर और 2 घंटा, चौथा ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में आपका 2 आवर्स। क्यों 2 घंटे में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, सेटलमेंट हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा और गलत अकाउंट नंबर डाला कुछ भी। तो ऑपरेटिंग आवर्स अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी फॉर वीक डेज आर पर ऑप्शन 9 बोलता है कि जो ऑपरेटिंग मतलब जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी है जो उसका ऑपरेटिंग आवर्स क्या है वीक डेज में। वीक डेज का मतलब क्या होता है यार, यहाँ पे देखिए मंडे टू फ्राइडे। तो पहला है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, दूसरा है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, तीसरा है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, चौथा 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में सुबह 8 से लेकर शाम के 7 बजे तक। फिर ऑपरेटिंग आवर्स अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी फॉर सैटरडेज आर। तो सुबह देखिए आप सैटरडे का भी वही टाइम है,
इस बार इसमें ऑप्शन पढ़े देख रहे थे, सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, फिर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक, सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे बात समझिए, ये भी अब सैटरडे भी फुल वर्किंग डे है, तो यहाँ पे भी अब हो गया 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो। फिर आइए, द नंबर ऑफ आवरली बेचेज अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी ऑन वीक डेज आर, बोलते हैं जो नंबर ऑफ आवरली बेचेज होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी का वीक डेज में क्या है, 15 पहला, दूसरा 12, तीसरा 11, चौथा 10, तो सही ऑप्शन क्या है 12। फिर आइए, नंबर ऑफ आवरली बेचेज अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी ऑन सैटरडे आर, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 6, तीसरा है 5, चौथा है 4, यहाँ भी 12 बेचेज बनता है। पहला सवाल है पहला सवाल है कि द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है पीएमईजीपी क्या है, तो पहला ऑप्शन है इट हैज डिजाइन्ड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरिया, दूसरा है relates to the setting up of new self-employment ventures for industries, services and business, तीसरा है covers whole of the country including Jammu and Kashmir, चौथा है आपका has replaced PMRY and KVIC REGP scheme, और लास्ट में ऑल द अबव, यानी इसमें सारी बातें जो ये बता रहा है सारे ऑप्शन सही हैं, यानी ऑल द अबव होगा ई। फिर आइए, टू बी एलिजिबल फॉर लोन अंडर PMEGP minimum qualification required is class pass in case project above rupees 10 lakh in the manufacturing service sector and above rupees 5 lakh in the business or service sector। बोलते कि जो जिसको एलिजिबिलिटी मिलती है लोन के लिए पीएमईजीपी के तहत, जो कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए और वो कितना क्लास पास किया होना चाहिए वो बताना है आपको। जहाँ पे कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो 10 लाख रुपए से ज्यादा लोन नहीं मिलेगा, सॉरी 10 लाख रुपए से ऊपर के लोन के लिए और 5 लाख से ऊपर के लोन के लिए बिजनेस और सर्विस सेक्टर में। पहला है 8वीं पास, दूसरा 9वीं पास, तीसरा है 5वीं पास, चौथा है 7वीं पास, लास्ट में कोई भी ऑप्शन से नहीं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, आपका हो जाएगा 8वीं पास। फिर टू बी एलिजिबल अंडर पीएमईजीपी द एप्लीकेंट एज शुड बी, बोलता है कि आपको जो एलिजिबिलिटी चाहिए होता है पीएमईजीपी के तहत एप्लीकेंट का एज क्या होना चाहिए। पहला है नॉट मोर देन 40 ईयर्स, फिर सेकंड है नॉट लेस देन 18 ईयर्स, फिर लास्ट में 20 बिटवीन 25 to 40 ईयर्स और लास्ट में एबव 18 ईयर्स। तो सही ऑप्शन 18 साल से ऊपर का उम्र होना चाहिए, तभी आपको पीएमईजीपी के तहत आप उसके तहत एलिजिबिलिटी आएगी, ठीक है। फिर अंडर पीएमईजीपी द परसेंटेज ऑफ द मार्जिन मनी सब्सिडी शुड गो टू द प्रोजेक्ट इन रूरल एरियाज, बोलता है पीएमईजीपी के तहत कितना प्रतिशत का जो मार्जिन मनी है जो आपको सब्सिडी के रूप में मिलता है जाना चाहिए प्रोजेक्ट में रूरल एरिया में। पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा 40%, तीसरा 30%, चौथा है 60%, पांचवा है 50%। तो सही ऑप्शन क्या है, फिर 50% हो जाएगा। फिर टू बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंस अंडर पीएमईजीपी द फैमिली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट शुड नॉट एक्सीड, बोलता है कि अगर आपको पीएमईजीपी के तहत किसी भी तरह का सहायता चाहिए, मदद चाहिए, तो जो परिवार का इनकम होगा एप्लीकेंट को ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि आपको एलिजिबिलिटी आ सके। पहला 24 रुपए पर एनम, दूसरा है 30 रुपए पर एनम, तीसरा है आपका 40 रुपए पर एनम, चौथा है 60 रुपए पर एनम, लास्ट में कोई भी लिमिट नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कोई भी लिमिट नहीं है। फिर अंडर पीएमईजीपी द रिपेमेंट पीरियड कैन बी आफ्टर मोरेटोरियम पीरियड एज पर बैंक डिस्क्रिप्शन, बोलते जो पीएमईजीपी के तहत जो पैसा भरते हैं, लोन का पैसा जो चुकाते हैं, जो रिपेमेंट पीरियड होता है मोरेटोरियम पीरियड के बाद, वो क्या कितना हो सकता है, बैंक कितना होता है, और वो बैंक के ऊपर होता है, बैंक के डिस्क्रिप्शन पर होता है। पहला 3 से 5 साल, दूसरा 3 से 7 साल, तीसरा है आपका 5 से 7 साल, चौथा है आपका 5 से 9 साल और लास्ट में है आपका नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, ए 3 से 5 साल, तो सॉरी 3 से 5 नहीं है, 3 से 7 साल है, सॉरी गलत बोल गया, 3 से 7 साल है, ठीक है। फिर देखिए रेट ऑफ सब्सिडी अवेलेबल अंडर पीएमईजीपी इज, बोलते हैं जो रेट होता है सब्सिडी का जो पीएमईजीपी के तहत मौजूद होता है वो क्या है। पहला है जनरल कैटेगरी बोरोवर्स का 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इन अर्बन एरियाज, फिर दूसरा है 25% इन रूरल, सॉरी पहला क्या है आपका जनरल कैटेगरी बोरोवर्स के लिए 15% है
प्रोजेक्ट कॉस्ट इन अर्बन एरियाज, और 25% है रूरल एरियाज में। स्पेशल कैटेगरी बोरोवर्स के लिए 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट है रूरल अर्बन एरिया में, 35% है रूरल एरिया में। दूसरा है 15% रूरल एरिया में और 15% है अर्बन एरिया में फॉर जनरल कैटेगरी बोरोवर्स के लिए। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और लास्ट का ऑप्शन है ई, यानी कोई भी सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। फिर अंडर पीएमईजीपी द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज मार्जिन मनी। बोलता है पीएमईजीपी के तहत जो बोरोवर होता है उसको इतना प्रतिशत का मार्जिन मनी देना होता है हर प्रोजेक्ट के लिए। मार्जिन मनी वो मनी होता है जहां पर आप अपने पॉकेट से पैसा लगाते हो। पहला ऑप्शन है 5% फॉर स्पेशल कैटेगरी एंड 10% फॉर जनरल कैटेगरी। दूसरा है 10% फॉर स्पेशल कैटेगरी एंड 5% फॉर जनरल कैटेगरी। तीसरा है 5% फॉर स्पेशल कैटेगरी एज वेल एज जनरल कैटेगरी। चौथा आपको 10% फॉर स्पेशल एज वेल एज जनरल कैटेगरी। लास्ट में नन ऑफ द अबाउट। जो सही ऑप्शन इस केस में वो है ए, यानी आपका 5% फॉर स्पेशल कैटेगरी और 10% फॉर जनरल कैटेगरी बोरोवर के लिए। फिर मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट इन केस ऑफ सिंगल बोरोवर फॉर बिजनेस एंड सर्विस कैटेगरी अंडर पीएमईजीपी इज। बोलता है कि जो आपका सिंगल बोरोवर होता है जो कि बिजनेस और सर्विस कैटेगरी के अंडर में आता है पीएमईजीपी स्कीम के तहत, तो अब कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है? पहला है 10 लाख रुपए, दूसरा 25 लाख, तीसरा 5 लाख, चौथा है 2 लाख, लास्ट में इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या? 10 लाख रुपए तक का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है। फिर अंडर पीएमईजीपी स्कीम द रूरल एरिया मीन्स प्लेस नोटिफाइड एज रूरल एरिया इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड विद पॉपुलेशन। बोलता है पीएमईजीपी स्कीम के तहत रूरल एरिया जो है, जिसका मतलब है कि वहाँ पे जो प्लेसेस नोटिफाइड है रूरल एरिया में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जनसंख्या के साथ, पहला है 10,000 रुपए, फिर दूसरा है 10,000 से कम रुपए, तीसरा है अप टू यानी ज्यादा 50,000 रुपए, और लास्ट में है ज्यादा 20,000 रुपए, और जो पांचवा है इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा आपको 20,000 रुपए तक का, आप ये समझिए कि 20,000 रुपए से इनका। तो पहला सवाल देखेंगे, What is the income criteria in case of DRI eligibility? क्या इनकम क्राइटेरिया होता है अगर DRI एलिजिबिलिटी का केस में? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एक ₹11,800 इन अर्बन एरियाज एंड ₹11,250 इन रूरल एरियाज। तो दूसरा है ऑल पर्सन्स बिलो पॉवर्टी लाइन। तीसरा है आपका ₹18,000 इन रूरल एरियाज एंड ₹24,000 इन अर्बन एरियाज। और चौथा आपका ₹24,000 इन रूरल एरियाज एंड ₹18,000 इन अर्बन एरिया। जो सही ऑप्शन है इस केस में हो जाएगा सी, ठीक है, यानी ₹18,000 इन रूरल एरियाज, ₹24,000 इन अर्बन एरियाज। फिर दूसरा सवाल देखेंगे, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लोन दैट इज परमिटेड अंडर डीआरआई? किस एक्सटेंट तक का लोन परमिट होता है डीआरआई में? पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी अप टू ₹15,000, दूसरा है अप टू ₹5,000 एज एडिशनल लोन टू डिसेबल्ड पर्सन, तीसरा है हाउसिंग लोन अप टू ₹20,000 टू SC/ST और अंडर इंदिरा आवास योजना। फिर चौथा है ऑल द अबव। तो सही ऑप्शन इस केस में सारे ऑप्शन सही हैं, यानी ऑल द अबव। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सिडी मार्जिन और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डीआरआई? तो क्या आपका अमाउंट है सब्सिडी का, मार्जिन का, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट डीआरआई में? सब्सिडी है 15%, मार्जिन है 5%। पहला ऑप्शन सब्सिडी 15% है, बी ऑप्शन मार्जिन 5% है, सी है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% फॉर लोन अप टू ₹6,500 एंड अबव दैट नॉर्मल रेट। चौथा है आपका नो मार्जिन एंड सब्सिडी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। तो सही ऑप्शन है इस केस में डी, यानी किसी भी तरह का कोई मार्जिन नहीं चाहिए जब भी आप लोन लेने जाते हैं, और आपको सब्सिडी भी मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 4% है। फिर रिपेमेंट पीरियड इन डीआरआई इज, बोलता है जो रिपेमेंट पीरियड यानी पैसा भरने का जो समय होता है डीआरआई में वो क्या है? पहला ऑप्शन है 5 years प्लस मॉरेटोरियम ऑफ 2 years, दूसरा है 5 years इंक्लूसिव ऑफ मॉरेटोरियम अप टू 2 years, तीसरा है 5 years इंक्लूसिव ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड टू बी डिसाइडेड बाय द बैंक्स, चौथा है 7 years प्लस मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ 3 years। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है रिपेमेंट पीरियड डीआरआई का वो है 5 years इंक्लूसिव ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड अप टू 2 years। बोलता है कि 5 साल का पीरियड होता है, इसमें मॉरेटोरियम पीरियड 2 साल तक आप दे सकते हैं, इसी पीरियड के भीतर पैसा आपको भर देना है डीआरआई का, बी ऑप्शन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन अंडर डीआरआई स्कीम अदर देन हाउसिंग लोन टू SC/ST। बोलता है मैक्सिमम अमाउंट का लोन क्या होगा डीआरआई स्कीम में हाउसिंग लोन के अलावा SC/ST को? पहला है ₹1,000, दूसरा है ₹5,000, तीसरा है ₹6,500, चौथा है ₹20,000 और पांचवा है ₹15,000। तो सही ऑप्शन है
वो है ₹15,000। फिर एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल एडवांसेस ग्रांटेड अंडर DRA स्कीम शुड गो टू द SC/ST। बोलता है एटलीस्ट कितना, मतलब कम से कम कितना प्रतिशत का जो टोटल एडवांस होगा DRA स्कीम के तहत वो जाना चाहिए SC/ST लोगों को। पहला है यहाँ पे 22.5%, दूसरा है आपका 25%, तीसरा 40%, चौथा 50%, पांचवा है नन ऑफ दिस। जो सही ऑप्शन है वो है सी, यानी आपका हो गया 40%। फिर है ऑफ एडवांसेस ग्रांटेड। अब बोलता है कितना बोलता है कितना एडवांस का ग्रांट किया जाएगा DRA स्कीम में, जो कि ग्रांट किया जाता है रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस में। पहला है 1/4, मतलब कितना प्रतिशत का या कितना परसेंटेज बोले या कितना पार्ट बोले लोन का एडवांसेस ग्रांट करेंगे DRA स्कीम में, जो कि ग्रांट किया जाता है रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस के थ्रू। पहला है 1/4, दूसरा 1/3, तीसरा है 1/2, चौथा है हाफ, पांचवा है नन ऑफ दिस। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो क्या हो जाएगा आपका 2/3। फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन टू SC/ST अंडर DRA स्कीम। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन क्या होगा SC/ST लोगों के लिए DRA स्कीम के तहत। तो पहला है 1,000, दूसरा है 5,000, तीसरा 6,500, चौथा आपको 20,000, उसके बाद है लास्ट में आपका 15,000 रुपए। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो क्या हो जाएगा 6,500 रुपए। For being eligible under DRI scheme, the annual income of the beneficiary should not be more than। बोलता है कि अगर आपको एलिजिबिलिटी लेना होगा DRI स्कीम के तहत, तो एनुअल इनकम है बेनिफिशियरी का जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसका पैसा कितने रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला है 18,000 रुपए गाँव में और सेमी अर्बन एरियाज में, दूसरा 18,000 रुपए गाँव में और 24,000 रुपए अर्बन एरियाज में, तीसरा 18,000 रुपए गाँव में रूरल एरिया में और 24,000 रुपए सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज में, चौथा है बोथ A एंड B, पांचवा है इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग DRI स्कीम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है रिगार्डिंग DRI स्कीम के ऊपर। पहला है नो सब्सिडीज अवेलेबल, दूसरा मार्जिन इज नील, तीसरा कोलेटरल सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटी नॉट टू बी टेकन इवन इफ ऑर्डर, चौथा आपका मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड इज 5 years इंक्लूडिंग इनिशियल मॉनिटरिंग ऑफ 2 years, नन ऑफ दिस। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, सारे ऑप्शंस जितने बताए गए हैं सारे चीज करेक्ट है इसमें, तो इसमें सही नहीं वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में। तो पहला ऑप्शन आता है आपका मदरबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है कार्ड, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी, चौथा ऑप्शन है पोर्ट, पांचवा ऑप्शन है पावर सप्लाई। जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इस केस में मेमोरी। बाकी सारे हार्डवेयर है, मेमोरी हार्डवेयर नहीं होता। विच ऑफ द सॉफ्टवेयर डेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम लैंग्वेजेस, ऑल द प्रोग्राम्स लैंग्वेजेस एंड डॉक्यूमेंट सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। बोलते हैं सॉफ्टवेयर कंसिस्ट करता है प्रोग्राम्स को, लैंग्वेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को जो सप्लाई किया जाता है मैन्युफैक्चरर को, कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर को, तो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डी ऑप्शन है A एंड C, ई ऑप्शन है B एंड C। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो क्या है B, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर है विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय ए पर्सन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। मतलब किस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है पर्सन के द्वारा जब प्रिपेयर करता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। पहला ऑप्शन है डाटा प्रोसेसर, दूसरा है वर्ड प्रोसेसर, तीसरा है कंपाइलर, चौथा मल्टीमीडिया, पांचवा है B एंड C। सही ऑप्शन क्या है वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। द टर्म हॉट लिस्टिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड रेफर्स टू, जो बोलता है जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया हॉट लिस्टिंग क्रेडिट के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए रेफर क्या चीज के लिए करता है। तो पहला ऑप्शन है इनहेंसिंग क्रेडिट लिमिट, दूसरा रिड्यूसिंग क्रेडिट लिमिट, तीसरा है लिस्ट ऑफ कार्ड होल्डर्स हु डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू द इश्यूअर, पांचवा है और चौथा है एनी ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन क्या है सी, यानी लिस्ट ऑफ कार्ड होल्डर्स हु डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू द इश्यूअर। पांचवा है टू ऑथेंटिकेट डिजिटल सिग्नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर यूज्ड। आपको डिजिटल
सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करने के लिए कौन सा कीज आपको चाहिए? पहला मास्टर की और दूसरा कस्टमर की, तीसरा प्राइवेट की एंड पब्लिक की, चौथा है आपका, तीसरा आपका प्राइवेट की एंड कस्टमर की, चौथा आपका पब्लिक की एंड स्पेशल की। जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी प्राइवेट कीज एंड पब्लिक की। फिर छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू अ डिजिटल सिग्नेचर? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू अ डिजिटल सिग्नेचर? पहला ऑप्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, दूसरा इनकम टैक्स एक्ट, तीसरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, चौथा इंडियन एविडेंस एक्ट, पांचवा है जनरल क्लाउज एक्ट। जो सही ऑप्शन है वो क्या है? सी है, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये। फिर द टर्म हॉट कार्ड रेफर्स टू, जो टर्म है हॉट कार्ड रेफर क्या चीज को करता है? लॉस्ट कार्ड को, स्टोलन कार्ड को, मिसप्लेस्ड कार्ड को, मिसयूज कार्ड को, या इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? ठीक है, तो यहाँ बताओ टर्म हॉट कार्ड रेफर्स टू लॉस्ट कार्ड, स्टोलन कार्ड, मिसप्लेस्ड कार्ड, मिसयूज कार्ड, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? पहला ऑप्शन है ए बी सी, दूसरा ऑप्शन ए बी डी, तीसरा ऑप्शन ए बी डी, चौथा ऑप्शन है डी सी बी, बी सी डी। तो सही ऑप्शन है इस केस में, यानी वो है ए बी सी। बोलते हैं टर्म वी सेट स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? जो वी सेट टर्मिनोलॉजी है वो क्या चीज के लिए स्टैंड करता है? पहला ऑप्शन है वेरिएबल स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, दूसरा है वेरी स्मॉल अवेलेबल टर्मिनल, तीसरा है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, चौथा है वैरायटी ऑफ स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, और पांचवा है नन ऑफ द अबव। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो हो जाएगा आपका वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। सी ऑप्शन। फिर देखिए द फ्रॉड्स एंड अदर काइंड ऑफ क्राइम्स दैट हैपन ऑन द इंटरनेट नेटवर्क आर कॉल्ड। जो फ्रॉड्स और दूसरे तरह का क्राइम होता है इंटरनेट नेटवर्क, उसको हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन इंटरनेट फ्रॉड, दूसरा इंटरनेट क्राइम, तीसरा साइबर क्राइम, चौथा इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स, पांचवा है ऑल द अबव। सही ऑप्शन क्या है? साइबर क्राइम हम उसको बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ साइबर क्राइम एक्टिविटी? इनमें से कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिसको कि हम साइबर क्राइम एक्टिविटी में ट्रीट नहीं करते हैं? पहला हो जाएगा दैसरफिंग डोमेन नेम, दूसरा हो जाएगा मिसकॉन्फिगरिंग ए वेबसाइट, तीसरा हो जाएगा मिस यूजिंग ए क्रेडिट कार्ड, चौथा हो जाएगा ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ग्लोब टू अनदर, पांचवा हो जाएगा यूजिंग द नेटवर्क फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। जो साइबर क्राइम एक्टिविटी में नहीं आता है वो हो जाएगा यूजिंग द नेटवर्क फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। बाकी सारी चीजें साइबर क्राइम एक्टिविटी में आता है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए अलग से क्राइम बना हुआ है, अलग से इसका एक्ट है, तो ये इसलिए साइबर क्राइम में नहीं कवर होता है। एक मेगा ऑफर है जो कि वैलिड है 28 अक्टूबर 2018 तक। हम आपको यहाँ पे जेबी और सीआईबी के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ये सारी कोर्सेज ऑनलाइन होती हैं, इसके लिए आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, और जिसकी हेल्प से सारा का सारा वीडियो लेक्चर कोर्सेज कर सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो देख सकते हैं, 2000 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक रिवीजन नोट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप कोई भी सिंगल जेआईबी, सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशन का पेपर खरीदते हैं जिसका दाम है 2000 रुपए, यही चीज ऑफर प्राइस पे 600 रुपए का रहेगा। अगर आप जेआईबी का कॉमो पैक खरीदते हैं, दोनों पेपर एक साथ खरीदते हैं जिसका दाम है 4500 रुपए, ऑफर प्राइस पे 1500 रुपए रहेगा। अगर आप सीआईबी के दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं, एबी प्लस बीएफएम जिसका दाम है 3500 रुपए, ऑफर प्राइस में ये चीज 1100 रुपए का रहेगा। अगर आप सीआईबी के दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं जिसका दाम है 4500 रुपए, ऑफर प्राइस में 1500 रुपए रहेगा। 10 मॉक टेस्ट कर जाते हैं कोई पेपर का, दाम है 199 रुपीज और कम पे मॉक टेस्ट का 399 रुपीज। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो गया 4968527, दूसरा नंबर है 7827546946, और वेबसाइट में विजिट करके डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jbcabstudymetal.com, ईमेल आईडी हो गया saidsiddharth@gmail.com। यहाँ पे एक मेगा ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है। यहाँ पे आपको जेआईबी और सीआईबी के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। सारे कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उसकी हेल्प से आप वीडियो लेक्चर कोर्सेज कर सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो कर सकते हैं, 2000 क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक रिवीजन नोट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहता है। अगर आप जेआईबी का प्रिंसिपल और लीगल पेपर करते हैं, पीपीटी वीडियो कोर्स का दाम है 600 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1200 रुपए। जेआईबी का अकाउंटिंग का पीपीटी वीडियो कोर्स करते हैं दाम है 800 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपए। जेआईबी का कॉमो पे करते हैं, दोनों पेपर एक साथ करते हैं, पीपीटी वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 3000 रुपए। सीआईबी का एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग कोई भी करते हैं, पीपीटी वीडियो कोर्स का दाम है 800 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपए। सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं, एबीएम प्लस बीएफएम, तो इसका पीपीटी वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 2700 रुपए। सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं, एबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग, पीपीटी वीडियो कोर्स का दाम है 2000 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 3500 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो गया 4 times 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946,
दूसरा नंबर है 7042586847। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो गया www.jibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो गया 6393@gmail.com।